आज प्रतियोगिता दर्पण खत्म कर देते हैं, सोमवार से ज्योग्राफी शुरू होगा। देखिए मेरा जो टास्क वो करते चलते हैं। पढ़े प्रतियोगिता दर्पण की नहीं पढ़े अभी तक? तो क्या पढ़ते हैं आप लोग, ये बताइए तो हमको, क्या पढ़ते हैं आप लोग? जाती हो यहाँ से तो क्या पढ़ती हो? यहाँ से पढ़ के जाते तो वो नंबर तो नहीं ला रही हो, फिर क्या पढ़ती हो? बायो, आइए आइए आइए, बायो पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हैं जाके? पुराना नोट्स पढ़ते हैं। देखिए 4 सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार स्पेशल को अच्छा से पढ़िए, सबसे आसान वही है, क्वेश्चन वहां से जल्दी पिक होता है, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन बिहार स्पेशल नहीं है। आप जितना देर में बिहार स्पेशल कंप्लीट करिएगा ना, उतना देर में पॉलिटी भी समाप्त नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। बिहार स्पेशल में एंशिएंट पढ़ना नहीं है, क्योंकि एंशिएंट तो फुल फ्लेज वही है। मिडाइवल में 4 गो पेज है, मॉडर्न में 10 पेज है, बाकी जो मेन बचा वो इकोनॉमिक सर्वे बचा, बजट बचा और ज्योग्राफी बचा। बिहार इकोनॉमी बचा तो बिहार इकोनॉमी तो इकोनॉमिक सर्वे से कर ही लीजिएगा, लेकिन उसके अलावा भी करवाएंगे बिहार स्पेशल में। उसके अलावा टूरिज्म बचा, संस्कृति बचा, ये सब छोटा छोटा। लोक संस्कृति से क्वेश्चन देता नहीं है बिहार स्पेशल में, बहुत ही रेयर देता है। तो बिहार स्पेशल सेक्शन आप 25 नंबर कर सकते हैं, 25 में 20 को लाएंगे ना। आप बहुत 30 मार्क खा बनने के चक्कर में मत रहिए कि हर सब्जेक्ट में मैं विद्वान, हाँ PhD होल्डर, इस चक्कर में मत रहिए, नहीं तो कुछ तैयारी नहीं होगा। जो मेन सब्जेक्ट है उसको कर लीजिए, और जो एक साइड सब्जेक्ट है, जैसे आपका बायोलॉजी नहीं कमांड हो पा रहा है, तो आप कमांड करके क्या कीजिएगा, उसके जगह पॉलिटी कमांड कर लीजिए, ज्योग्राफी कमांड कर लीजिए। पढ़ा हुआ बहुत अच्छा, नंबरवा तो आना चाहिए। हाँ रिवाइज कीजिए, ये तो कहीं रहे कि रिवाइज, जिनको नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। अब अभी जो ताजा ताजा एकदम मंडा से निकले हैं, उनको एक ही बार पास कर जाना है ना? अच्छा आपको टाइम लगेगा, तो आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। हार्ड स्टडी से मतलब नहीं, स्मार्ट मतलब जो सेक्स, वही कह रहे हैं बहुत पढ़ती है, चेहरे से पता चलता है, आंख अंदर जा रहा है, एक दिन निकल के गिर ना जाए। तो आप पढ़िए, ज्यादा नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, मतलब सब कुछ मत पढ़िए, वो पढ़िए जो जरूरी। आप सेक्शन बाई सेक्शन देखिए ना, सब कुछ पता है ना कि हिस्ट्री में यूनिट पढ़ना, तो सारा मत पढ़ो, ये गलती मत करो, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए, क्योंकि भगवानों नहीं बचा पाएंगे फिर सारा सेक्शन में चलोगे तो। आज देखे ना अपडेट, यूपीएससी पैटर्न पर लेगा, लेकिन पीटी नहीं लेगा, वो हिंदी लेगा। जरूरी था, वो बहुत जरूरी था। सॉरी, मेंस में हिंदी जो लेता है पास करने वाला, वो पहले मतलब आधा 1 घंटा पढ़ के पास हो जाते थे। अब क्या है कि हमारे अधिकारी भी वैसे ही हैं, हमारी ही क्लास में देखिए कैसे अधिकारी बनेंगे, जिनको कृपया लिखने नहीं आता है, पेंशन लिखने नहीं आता है। अब इसे बीपीएससी के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा था कि कैसा भेजते, क्योंकि बिहार में अधिकतर जो काम होता है वो हिंदी में ही होता है, तो हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए ना। अब हिंदी के ज्ञान को लेकर सब ऐसे ही पास करके चला जाता है, तो बीपीएससी ने बोला है कि नहीं, इस बार से हम यूपीएससी पैटर्न पर हिंदी सब्जेक्ट को लेंगे, ये बोला है उन्होंने। देखिए पीडी सब पढ़िएगा ना, तो आपका बहुत सारा पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा, और वो करवाना जरूरी है। पीडी तो कंटिन्यू करते आ रहे हैं शुरू से, जनवरी से एकदम। कुछ जो था जो उस चैनल के साथ चला गया, जो है उसके साथ अभी चल रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ मुझे ये बताइएगा आप लोग कि मेरा जो काम हो रहा है उसमें कौन सेक्शन है जो अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपको पता चले कि सर ये सेक्शन शायद नहीं हुआ, हो सकता है मिस हो जाए मेरे से, तो आप वो हमको बता दीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि आप लोग तो विभिन्न स्रोत को देखते हैं, मल्टीपल सोर्सेज को देखते हैं नहीं देखते हैं? अच्छा, आपसे ज़्यादा तो हम ही देख लेते हैं, छोड़िए। ठीक, आपको हम करंट अफेयर का बहुत अभी करवाएंगे। देखो ना, अब हाथ से लिखा हुआ कुछ नोट्स देंगे, अब हाथ से शुरू होगा, क्योंकि एक बार सारा एक्सरसाइज हो जाएगा, मंथली मैगजीन हो जाएगा, वार्षिकांक फिर हाथ से देंगे, फिर वार्षिकांक करवा देंगे, और एक न्यूज़पेपर वाला जो बोले थे 1 लाइन फैक्ट वो करवा देंगे। और हमको लगता है कि वो दुर्गा पूजा के समय ही करवा देंगे न्यूज़पेपर का 1 लाइन फैक्ट। बाकी न्यूज़पेपर का देखो जून तक हो चुका है, जुलाई पहले भी करवा चुके हैं, इन लोग को शायद नहीं करवाए हैं, जुलाई करवा देंगे, अगस्त तो साथ ही साथ, सितंबर साथ ही साथ लेके चल रहे थे। ठीक है ना? हाँ, पढ़ाते जाएंगे, देते जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपके पास सारा चीज अवेलेबल रहेगा। हाँ, हिस्ट्री का हम नहीं बनाए हैं, सिर्फ एंशिएंट मेरे पास है, तो वो सर से शायद पढ़ा ही रहे होंगे, लेकिन तब भी हम अलग से पढ़ाएंगे, वो आप लोग के लिए नहीं होगा जो ऑनलाइन में कोर्स कर दे। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं, सही की है ना, आप लोग के लिए तो अच्छा है। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं। ठीक, ये मैगजीन मूलतः पढ़िएगा तो आपको बंद कर दो। हाँ, क्या पढ़ रही है? अल्लाह क्वेश्चन नहीं उससे दिए हम, तब क्या होगा सुनते जाना। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट आपको 71 के लिए भी जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो भी 30 सितंबर को होगा, तो 1 साल का करंट लेके चलिए। ठीक है, आपको जब झंडा फहराया जाता है तो उसके पहले एक अभिभाषण होता है, सुनते हैं? रात में राष्ट्रपति आती हैं और देश के नाम संबोधन करती हैं, इस बार सुने या नहीं सुने? वो इंपॉर्टेंट आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट ही नहीं। तो देश के नाम जो संबोधन किया है उसी को लेकर पहला पृष्ठ कवर करता है आपका, कहाँ गया बड़ा, अब दिखाई दे रहा है? देखिए तो, दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसी को पहला संबोधन को ही यहाँ पहला तरजीह दिया गया है। क्यों तरजीह दिया जाता है? क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन में सरकार की क्या पॉलिसी होने वाली है आगे आने वाले सालों में, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा किया जाता है। मुख्यतः जब संसद में कोई अधिवेशन, जब प्रथम अधिवेशन होता है, तो राष्ट्रपति जो भी बोलते हैं वो राष्ट्रपति का नहीं होता है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही होती है, उस समय सरकार के प्रोग्राम को बता रही होती। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर बताया गया है, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने विभिन्न उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, और उसी उपलब्धि में सबसे पहला जो तथ्य है आपके लिए ये है, हमको पूरा विश्वास है कि 90% स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते होंगे, पढ़े होंगे फिर भूल गए होंगे, पढ़े होंगे फिर भूल गए होंगे, 78वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो ये राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति क्या क्या बोली हैं सरकार की उपलब्धियों को लेकर, तो इन्होंने बोला भारत सफलतापूर्वक चुनाव संचालित कर लिया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। दूसरा उपलब्धि उन्होंने बोला है कि 2021 से 2024 तक 8% की औसत वार्षिक वृद्धि हमने दर्ज किया है। समृद्धि बढ़ाए थे ना, ग्रोथ रेट, तो हमने 8% के आसपास ग्रोथ रेट तय किया है। ये बहुत बड़ी बात, क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर कोरोना का इरा है ये, और कोरोना काल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का उम्मीद नहीं किया जा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने डेवलपमेंट किया। ठीक है, इसी के तहत इन्होंने और बोला कि 14 अगस्त 2024 को यह प्रसारित किया गया है। तीसरा अवसर है जब राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभिभाषण दे रही हैं। इन्होंने सबको याद किया, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को। इसके अलावा आपको पता होगा कि ये किस क्षेत्र से आती हैं और किस जन समुदाय से आती हैं, तो जनजातीय समुदाय से आती हैं। तो उन्होंने अपने नेता को भी वहां पर शामिल किया, और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर नेता इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि अभिभाषण में इनको शामिल किया गया है। तो कौन कौन है? तो ये हैं मांझी, तिलका मांझी, ये है बिरसा मुंडा, ये है लक्ष्मण नायक, और ये है फुलो, ये है फूलो झानो जैसे कई आदिवासी नेताओं का बात किया गया। आप देखिए, इसमें से 2 नाम छोड़ के बाकी नाम आपको पता नहीं, तो ये आप रिसर्च कर लेंगे, होमवर्क में लिख लीजिए।
ये आप रिसर्च कर लेंगे और ये आपके क्वेश्चन में शामिल करेंगे। जब टेस्ट लेंगे ना करंट का, तो इसको क्वेश्चन में शामिल करेंगे। आप ये मत कहिएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको इन सब नामों को अपने कॉपी में, क्योंकि ये नाम आएंगे ना तो आपको नहीं पता रहेगा फिर कुछ भी, तो ये नेता कम से कम लिख लीजिए, ये होमवर्क में रहेगा आपका। पानी अच्छा, पीडीएफ चला जाएगा ना, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, एक अच्छा बात है, गौरव दिवस मनाते हैं किनके संदर्भ में? बिरसा मुंडा। यही बात बोलते हैं कि बिरसा मुंडा का उल्लेख करते उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा, आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान घोषित कर दिया था, तो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा कहा, राष्ट्रपति हो गया, ये बात बोल रही है, यानी उनमें आस्था रखते हैं, ठीक है। तो ये बात क्यों शुरू किया गया? कहा गया कि हाँ, कौन सा दिवस? गौरव दिवस हमने मनाना शुरू किया है, और उनकी 150वीं जयंती के उत्सव के परिप्रेक्ष्य में यह जयंती को आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए एक और डेट यहाँ पर याद रखने वाला बात है। पहला बात तो गौरव दिवस मनाए हम लोग किनके संदर्भ में? बिरसा मुंडा के परिप्रेक्ष्य। यहाँ नीचे आ जाइए, कहते हैं कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त। क्यों मनाया जाएगा? याद है ना, विभाजन, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था। देखिए छोटा पॉइंट है लेकिन स्किप कर जाएगा दिमाग से, तो ये आपको याद होना चाहिए। आप हिस्ट्री से भी इसको जोड़ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ करंट का इशू है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात कहा 14 अगस्त को, गौरव दिवस की बात कहा बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग 3 नए कानून को लेकर आए हैं, न्याय संहिता, नागरिक संहिता, साक्ष्य अधिनियम, उसका भी बात इन्होंने किया। ये बात ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। फिर से 3 अधिनियम, 3 नियम लेकर आए हैं, न्याय संहिता, नागरिक संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। देखिए पढ़ते जाइएगा करंट तो आपको पता चलते जाएगा, बैक से आप जोड़ते चले जाइएगा, और आपको करंट 2 बार 3 बार रिवाइज होगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को तो पढ़ाएंगे, तो वो रिवाइज होते चला जाए। तो पीछे छूटा है तो दिक्कत नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं मोदी जी पर, क्योंकि मोदी जी भी तो छोड़े थोड़ी हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ बोले ही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम संबोधन किया और ध्वजारोहण किया। तो हम लोग आप बात भी किए थे क्लास में उसी दिन 16 तारीख को कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराना में क्या अंतर है, बात किए थे। सबका मुंह ऐसे लगा, पूछिएगा मत, छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके छोड़ देते हैं। कहा कि 140 करोड़ जनसंख्या को उन्होंने आह्वान किया और आजादी की पूर्व संध्या पर 40 करोड़ लोग एकजुट होकर गुलामी की जंजीरों को जब तोड़ सकते हैं तो हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने राष्ट्र को संबोधित, कहा कि 40 करोड़ लोग मात्र थे उस समय, अंग्रेजों को भगाए ना हम लोग, अब 144 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या हम नया भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं? तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना कब तक ली गई है? 2047 तक लिया गया है, ठीक है। चलिए, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो मोटिवेशनल स्पीकर होते, बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। यही बात यहां पर कहा गया, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ नीचे आइए, क्योंकि देखिए ना हर पॉइंट जो है कोई कोई पीटी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं। कहा था लाल किले प्राचीर से कितनी बार लगातार झंडा फहरा है? 11वीं बार, लेकिन सबसे ज्यादा बार नहीं, फिर से सबसे ज्यादा बार कौन फहरा है? जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर नरेंद्र मोदी। हालांकि इस बार वो आसपास तो रहा ही नहीं है, 5 साल बिता देंगे तो 16वां बार फहरा ही देंगे। अब 5 साल, अब तो बीजेपी वाला बोल रहा है भैया हो गया 77 के 75 के, निकलिए। नियम है ना उनके संविधान में कि भाई 75 के ज्यादा कोई नहीं चल सकता है, तो ये भी है। खैर देखते हैं रिकॉर्ड तोड़ते हैं या नहीं। हालांकि मोदी जी अभी जवाने लगते हैं, अब विचार से ना जवान होता है आदमी, शरीर से थोड़ी होता है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ना कई सारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, और इसके अलावा स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, ठीक।
हाँ यहाँ आते हैं, देखिए इन्होंने बोला कि जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बोला किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसके अलावा बोले कि 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। अमृत सरोवर क्यों बोले, क्योंकि वह अमृत क्यों मरेगा नहीं, हमारे रहते तो बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने सरोवरों को अमृत सरोवर का है। यही होता है संबोधन। अगर आपके पास छोटा से छोटा बच्चा भी है ना, तो आप उसको प्यार से बोलिए, आपके लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक से बढ़ जाता है। और ये प्रधानमंत्री के अभिभाषण से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर अग्रसर होने का अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए, किसकी बात कर रहे हैं, समान नागरिक संहिता। इसको क्या हो रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता। ये खैर ये तो संबोधन है, और संबोधन के माध्यम से एक वर्ग को ये अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता लाने की बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, हो गया मोबाइल पे बात। सबको हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का कॉल आता है। तो ये संबोधन क्यों जरूरी था, क्योंकि उसमें कुछ कुछ टर्म ऐसा होता है जहां से क्वेश्चन अगर आ गया तो आप मान के चलें कि आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, वही बात कह रहे हैं। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोग तांती तथ्या को लेकर पिछले बार बात किए थे। तांती तथ्या को अब क्या किया गया है, फिर से ईबीसी में शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में क्या बोला था, याद कीजिए। उस वर्डिक्ट में, वर्डिक्ट मतलब समझती है, वर्डिक्ट, ये तो बोल ही नहीं आ रहा तो समझेंगे खाक सर, आप तो और हैं मतलब जजमेंट समझती है। अच्छा, आप नहीं है समझेंगे। जजमेंट मतलब होता है अपना न्याय सुनाते हुए जो बोले थे तांती तत्वा को लेकर। तो न्याय सुनाते हुए क्या बोले थे कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी कैटेगरी को चेंज कर सके, याद है बोले थे। अब इसी संदर्भ में आरक्षण के मामले में राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में उप वर्गीकरण का अधिकार है। अब ये देखिए, ये नहीं है कि एक जाति को आप दूसरे में कर देंगे, नहीं, उसी जाति के अंतर्गत कई सारी उपजातियां होती है। जैसे हमारे बिहार में कोई भी एक जाति ले लीजिए, भूमियार ले लीजिए, राजपूत ले लीजिए, कुर्मी ले लीजिए, यादव ले लीजिए, उसमें 7 जाति, 7 उपजाति, और उसका 7 उपजाति है। तो ये चलता रहता है। हमारे यहाँ जातियों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। तो कहा गया राज्य सरकार को यह अधिकार है कि उप वर्गीकरण को फेरबदल कर सके, लेकिन जातियों में परिवर्तन करने का अधिकार उसको नहीं है कि भैया ये कैटेगरी से उठाकर वो कैटेगरी में डाल दिया। नहीं, आप कुर्मी है और कुर्मी में कोयरी कुर्मी है और घमेला कुर्मी है, तो आगे पीछे आपको कर सकता है, रिजर्वेशन का आपके लाभ को लेकर आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके वर्गीकरण को हटा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोला गया कि 1 अगस्त 2024 को सुनाए फैसले में SC ST जैसे आरक्षित वर्ग के तहत विभिन्न समूहों को उसके परस्पर पिछड़ेपन के आधार पर उप वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सरकार ने क्या किया, देखिए OBC को EBC कैटेगरी ला दिया, ये सरकार राज्य सरकार कर सकती है। यही बात यहाँ पर है EBC में। हाँ, शर्मा बहुत लोग लगाते पहली बार। हाँ हाँ, ये अपने गजट से नहीं कर सकता बिहार सरकार, पढ़े तो थे, ये सेंट्रल गजट के अनुसार से वो उसको तब्दील कर सकता है। शर्मा तो अब देखिए उच्च जातियों में भी शर्मा लगता है या सिंह लगता है या सिन्हा लगता है, और निम्न जाति के लोग भी। हम पढ़ाए थे सोशियोलॉजी में समाजीकरण की प्रवृत्ति, सोशलाइजेशन थ्योरी पढ़े हैं। इसमें क्या होता है, निम्न जाति का लोग उच्च जाति के लोग से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, चाहता है कि उसी तरह उसी जाति में शामिल हो जाए। हाँ, तो उसी तरह का व्यवहार करने लगता है, नामाकरण से लेकर सब जीवनचर्या तक उसी तरह व्यताने लगता है। हाँ, संस्कृतिकरण भी बोलते हैं, और वही हाँ संस्कृताइजेशन भी बोलते हैं, श्रीनिवासन ने दिया, और उसी को समाजीकरण की प्रवृत्ति ही बोलते हैं, क्योंकि समाजीकरण वैसे ही बढ़ेगा आगे। तो वही बात यहाँ पर भी, इसलिए आप जो बोले ना शर्मा, तो हम आपसे टोके कि शर्मा कौन। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं, आपको पता हमारे यहाँ आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है 4 को पढ़ाए थे पिछले बार ही, याद करिए पूरा
मैप से पढ़ाए थे, तमिलनाडु में था। हाँ, तो 85 आर्द्रभूमि क्षेत्र हो गया अब हमारे यहाँ। ठीक है, अब इसमें 4 को एड ऑन हुआ है। कौन कौन एड ऑन हुआ है? तो सॉरी 3 नया एड ऑन हुआ है। 2 तमिलनाडु का हुआ, 1 एमपी का हुआ। तमिलनाडु का नाजा नारायण पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। इन दोनों को अब देखिए, हम लोग ये काम करेंगे जब पर्यावरण का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इस बार आर्द्र भूमि साइट किसको किसको इस साल 2023 और 24 में किसको किसको एड ऑन किया गया है, इसको हम लोग एक बार लिस्टिंग कर लेंगे। 22-23 पर, 22-21 पर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 23 और 24 पर, उसमें लिस्टिंग कर देंगे। क्योंकि आप देखे हैं कि ज्योग्राफी में इकोलॉजी से क्वेश्चन लगातार बढ़ रहा है, पूछ रहा है। यूपीएससी में तो गजब कर दिया है, इकोलॉजी से 17-18 क्वेश्चन देता है। वो हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजी हो गया यूपीएससी में। और अगर फिर से टफ किया बीपीएससी तो इकोलॉजी सेक्शन को एड ऑन कर देगा, तो उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए ये यूपीएससी का पैटर्न कभी देखे हैं या नहीं देखे? देखिएगा उसमें कितना फेरबदल किया है हाँ, अब कितना देगा? गांधी जी वही रास्ता पर ना हमेशा चले थे, अब नया रास्ता थोड़ी बना देंगे। तो नया रास्ता नहीं बनाएंगे तो उन्हीं को हटा देंगे। भाई आप चलते रहिए अपने रास्ता पर, अब हम ट्रेंड फॉलो नया करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हो सके तो जो परमार अभी मनु भाई जी बोले हैं, सर बोले हैं, वो ये परिवर्तन हो सकता है, वो ये परिवर्तन। क्योंकि कोई भी अध्यक्ष चाहता है ना कि हम पिछले अध्यक्ष के रास्ते पर नहीं चले, कुछ अपना पद चिन्ह छोड़े, तो वो हो सकता है। तो इसलिए आपको हम अवगत कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा लिस्टिंग दिया हुआ है कौन कौन है। हम आपको बताया कि 23-24 का हम आपको लिस्ट ला के दिखा देंगे। वायनाड में भूस्खलन है। अब देखिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भूस्खलन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि भूस्खलन कहते किसको है। तो आप देखते होंगे जब पहाड़ों पर सैर को जाते तो कभी कभी पहाड़ लुढ़क के नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है वो? कभी कभी धरती धंस गया है तो हाँ, तो लैंडस्लाइड उसको बोला जाता है। क्यों भूस्खलन क्यों बोला जाता है? भूस्खलन कहते किसको है? मतलब जमीन जो अपने वर्तमान स्थिति में था उसमें परिवर्तन ले आया। तो वायनाड में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ कि कई सारे गांव उसके अंदर दब। बहुत इन दोनों का चलता है। क्या बोले यार, क्या हंसी? अभी सोच देख रही है कि हम तुमको बोले, इन लोग रिएक्ट इतना अच्छा करती है ना कि सामने वाला कंफ्यूज होगा कि सही में हम बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी। इधर देखो, हाँ, तो राहुल गांधी वहां के एमपी थे, अभी तो नहीं है क्योंकि वहां से वो त्याग पत्र दे दिया। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां से अब लड़ेंगे चुनाव। लेकिन वो जब ये हादसा हुआ तो वहां गए। तो ये घटना उत्तराखंड में पिछले बार देखने को मिला था जब बादल फटा था, याद है? तो लैंडस्लाइड की घटना, अच्छा पहाड़ों में तो ये सामान्य बात है, लेकिन ऐसे भूमि पर होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात बोला, 4 गांव रुक रुक कर हुए भूस्खलन में पूरी तरह तबाह हो गए। 4 गांव। आप देखिए ये वायनाड कहाँ है? केरल में है। केरल का हर गांव समृद्ध है। पहले बार बिहार वाला नहीं है स्थिति, खाली बुढ़वा रहेंगे और औरत रहेंगे, बाकी मर्द और लड़का सब बाहर। ये लैंडो स्लाइड आए तब बेचारे को कोई घाटा ना हो, लेकिन केरला में ऐसा नहीं। तो केरला में जनसंख्या ज्यादा है तो इसलिए वहां तबाही ज्यादा हुआ। कहा है, सुन लीजिए, जितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ ना उससे 13 फुटबॉल का मैदान तैयार हो सकता था। फुटबॉल का मैदान जानते हैं कितना बड़ा एरिया में होता है? तो इतना बड़ा भूस्खलन था। ठीक है, देखिए बारिश हुआ और ये लैंडस्लाइड की घटना हुई। बारिश से क्या होता है? बारिश से होता क्या है? तो जब बारिश, देखिएगा जब मकान उकान बनाइएगा, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मकान उकान बनाइएगा और मिट्टी भरिएगा तो ऊपर से पानी डालते हैं, देखे कभी? क्यों डालते हैं? ताकि वो रिस रिस के बैठ जाए। रिस रिस के बैठ, अगर गैप है तो वो आगे जाके नीचे दबेगा ही दबेगा। तो रोलर का प्रयोग भी करने लगे हैं अब लोग ताकि एकदम उसको दबाया जा सके। और यही स्थितियां जब बारिश ज्यादा हो जाएगा किसी एरिया में, मिट्टी उस तरह से व्यवस्थित नहीं रहेगा तो वो धंसना शुरू कर देगा। यही बात होगा। ठीक है, और अब जानते ही हैं कि ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है पूरा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जानते हैं? जानती है? नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो रवि पढ़ाएंगे तो उसमें सब बस जानती है। हाँ ठीक है, बहुत जान गई। अब ज्यादा जानोगी तो फिर सब जान जाएगा। छुपा के रखना, ठीक? ऐसे ही बोले नहीं, वो पढ़ाएंगे, बहुत लोगों को पता नहीं तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये रैंकिंग देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। हर साल ये रैंकिंग आता है विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तर पर। देखिए हमारे यहाँ फार्मेसी कॉलेज है, हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, कई सारा कॉलेज है।
भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन, उसको लेकर हर साल रैंकिंग निकाला जाता है। ठीक है, क्या तुम दोनों क्या दूर दूर हटो, दोनों दूर दूर हटो। कहाँ गिर गई है नीचे, चलो दूर दूर हटो, पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है। चलिए, पढ़ेंगे नहीं और फिर नहीं नंबर आएगा तो सदमा लग जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों, पढ़ाई करिए। चलिए, उच्च शैक्षणिक संस्थानों को लेकर यह रिपोर्ट आता है, इसको कहते हैं इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट। आपका क्वेश्चन आ सकता है इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट को लेकर। ठीक, इसमें विभिन्न, पिछले बार ही पढ़ाए थे, इस बार भी पढ़ा रहे हैं। ओवरऑल इसमें आईआईटी मद्रास का स्थिति सबसे अच्छा है, लेकिन इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कहता है इंडिया रैंकिंग 2023, 5 जून 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। पहली बात देखिए, अगर मल्टीपल दिया तो क्या देगा पता है, किस मंत्रालय से बिलोंग करता है। तो ये कौन सा मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशनल मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है इंडिया रैंकिंग 2024 के नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी किया जाता है, जो 16 विभिन्न कैटेगरी में जारी किया जाता है। कितना कैटेगरी है, 16 श्रेणी। तो इतना तथ्य से क्या समझे कि इंडिया रैंक रिपोर्ट कौन लेकर आता है, तो शिक्षा मंत्रालय लेकर आता है। किस नाम से लेकर आता है, तो इंडिया रैंकिंग नाम से लेता है। कितने श्रेणियों में जारी किया जाता है, 16 श्रेणियों में जारी किया जाता है। किसके तहत लाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत लाता है। अब है सिर्फ नाम याद करना। ठीक है, यहां से आते हैं। देखिए, एक बार बीपीएससी यह भी पूछ दिया था कि रैंकिंग में किन किन आमिर नाखून में कुछ विशिष्ट फंसा के रखे हैं, उससे ना स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो इधर आ जाइए। नहीं हो सकता है कि नाखून में कुछ ऐसा कीटाणु मिल जाए जिससे अगला नोबेल इन्हीं को मिल जाए। इधर देखिए, पूछा था, याद है ना 68 में पूछा था, हाँ, कि किस किस मानक के आधार पर यह रैंकिंग तैयार किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%, ग्रेजुएशन आउटकम कैसा रहा 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिव को 10%, और परसेप्शन लोगों के बीच इसका क्या एक वैल्यू है उसको लेकर 10%। तो 5 बेंचमार्क है जिसके आधार पर यह इंडेक्स, इंडिया रैंकिंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, कौन कौन हो गया, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। आप जब किसी विश्वविद्यालय में जाइएगा तो देखिएगा एक दो बात, लाइब्रेरी वहां है या नहीं, बैठने की व्यवस्था वहां है या नहीं, खाने की व्यवस्था है या नहीं, प्लेसमेंट वहां है या नहीं। सामान्य भाषा में बता रहे, इससे अलग R&D पर खर्च कर रही है कॉलेज या नहीं कर रही है। R&D बहुत, वहां विदेशी लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, कहां कहां से, सिर्फ रीजनल बेस्ड सेंटर नहीं ना है या ऑल इंडिया बेस्ड सेंटर है, इस पर भी काम किया जाता है। तो उसी को इस 5 प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताया गया है। बात समझे, क्योंकि जब हम लोग SRM में पढ़ रहे थे तो साल में एक बार रैंकिंग ये जब आता था तो हम लोगों को कौतूहल रहता था कि हमारा कॉलेज कहाँ पर है, क्योंकि हमारा कॉलेज नहीं आ रहा है। हमारा कॉलेज या कोई भी कॉलेज इसी आधार पर काम करता है, क्योंकि चेन्नई में 3-4 यूनिवर्सिटी है जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी, सत्यभामा यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास, ये सब तो है ही। ये JNU, हाँ वो तो मैं चेन्नई में आएगा। हाँ याद आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं, चेन्नई में कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। चलिए आते हैं, ओवरऑल श्रेणी की बात कर रहे हैं तो 2019 से यह लगातार 6ठा वर्ष है जब इसे देश का सबसे शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया। नाम है IIT मद्रास। यहां आते हैं, ये है लगातार 6 वर्षों से IIT मद्रास, फिर IISc बेंगलुरु। अब आपका जानते हैं कि टॉप लेवल पर IISc बेंगलुरु का भी नाम आता है। IIT बम्बई सब IIT ही है, एक व्यवसाय है इसमें IISc और एक है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बाकी टॉप 10 में सारा IIT है, एक बीच में एम्स है वो, क्योंकि ये ओवरऑल श्रेणी है। ऐसा तो है नहीं कि एक श्रेणी इंजीनियरिंग है, नहीं, सारे श्रेणियों को मिलाकर यह तैयार किया गया है जिसमें यह रैंकिंग दिया गया। ठीक है, हाँ, सारी जगह से आते हैं, मैनेजमेंट कोटा होता है सब जगह।
आपको पता नहीं है, आईआईटी में स्कॉलरशिप पर भेजा जाता है फॉरेन के स्टूडेंट को कुछ महीनों के लिए कि आप वहां जाके रिसर्च कीजिए, पढ़िए। ये फॉरेन स्टूडेंट को हम लोग आकर्षित करने का पूरा, हम भी भेजते हैं अपना, हम भी भेजते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी में कि आप वहां जाके देखिए। इससे क्या है, R&D और आपके कैंपस का जो एक इन्वायरमेंट है वो ज्यादा फ्रेंडली हो पाता है टेक्नोलॉजी से, स्टूडेंटों से। देखिए अच्छा एक बात सोचिए, हम लोग युद्धाभ्यास क्यों करते हैं? यही सेम कारण। इसी तरह यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी होता है कि हम लोग एक दूसरे के शैक्षणिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब है इसमें विभिन्न कैटेगरी, जैसे विश्वविद्यालय के स्तर पर, इंजीनियरिंग श्रेणी में, प्रबंधन श्रेणी में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में। तो ये सारा रैंकिंग आपको दिया गया। 3 कैटेगरी है जो नया जोड़ा गया है इसमें, बाकी सब एज इट इज है। तो कहता है विश्वविद्यालय के स्तर पर बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार अच्छा रैंक मिला। तो विश्वविद्यालय में नंबर 1 पर कौन आ गया? IISc। ऊपर देखिए, IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय स्तर पर। अभी इंजीनियरिंग कैटेगरी में नहीं गए। दूसरे पर कौन है? JNU। तीसरे पर कौन है? जामिया मिलिया इस्लामिया। चौथे पर कौन है? मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन। BHU है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। ओवरऑल इस तरह से विश्वविद्यालय स्तर पर। तो टॉप 3 याद कर लेते हैं। टॉप 3 में कौन हो गया? IISc हो गया, JNU हो गया और जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, अब आते हैं इंजीनियरिंग रैंकिंग में। इंजीनियरिंग रैंकिंग में पहला कौन हो गया? IIT मद्रास, फिर दिल्ली, फिर बम्बई, फिर सब तो नामे से है, जहां जहां है वहां वहां नाम। अपना पटना दिखाई दे रहा है क्या? पटना का स्थिति गोलमाल है पूरा। जैसे पटना एम्स गए हैं, इसका भी स्थिति गोलमाल। हालांकि पेशेंट का कमी नहीं है। जब भी हॉस्पिटल खुलता है तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट, क्योंकि जितना ज्यादा पेशेंट उतना अच्छा प्रैक्टिस, जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना अच्छा वो कॉलेज काम करेगा। तो हमारे यहाँ पेशेंट का कोई कमी नहीं है। अच्छा, फार्मेसी सेक्टर में आते हैं। फार्मेसी सेक्टर में टॉप पर कौन है? जामिया हमदर्द, ये यूनिवर्सिटी हमेशा। फिर NIPER हैदराबाद, फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रबंधन में। तो प्रबंधन में तो एक ही है, IIMA, पढ़े थे ना? देखिए ओवर, अच्छा ये तो वही पेज आ गया। देखिए प्रबंधन के क्षेत्र में IIMA। जब आप कैट का तैयारी करेंगे तो हर कोई, जैसे अभी हम लोग तैयारी करते हैं ना BPSC का, तो सब कहता है SDM DSP। वैसे ही जब कैट का तैयारी करेंगे तो आपको IIMA बोलते रहेंगे लोग। ये मतलब अहमदाबाद, भी मतलब बैंगलोर। तो ये सारा, जैसे UPSC तैयारी करते तो लवासना बोलते हैं, वैसे ही इसका है कैटेगरी। तो प्रबंधन के क्षेत्र में इसका कोई तोड़ नहीं है भारत। ठीक, वास्तुकला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में IIT रुड़की का स्थान प्रथम है, फिर IIT खड़गपुर है, फिर NIT कालीकट है। वास्तुकला मतलब निर्माण के क्षेत्र में। अगला आते हैं मेडिकल। मेडिकल में एक ही है पहला, वो सबको पता है, एम्स दिल्ली। ये याद करने का आसान तरीका, एम्स दिल्ली मेडिकल सेक्टर में सर्वोच्च रैंक पर है। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ का। ठीक है, दंत चिकित्सा के क्षेत्र में देख लेते हैं, जो डेंटल कॉलेज सुनते हैं आप ना, वही हमारे यहाँ भी डेंटल कॉलेज है ना, एक यहाँ भी है PMCH के आसपास, और एक इधर भी है कंकड़बाग में। पटना पूरे बिहार से आते हैं डेंटल कॉलेज वहीं पर। सरकारी में तो सुविधा अच्छा है नहीं, लेकिन वहां खूब भीड़ रहता है। हाँ, तो डेंटल में आते हैं। डेंटल में है SIMTS चेन्नई, फिर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, फिर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, यह है दिल्ली का। तो डेंटल के क्षेत्र में टॉप 3 इंस्टीट्यूट। ऐसे ही है, आप शोध क्षेत्र में है, रिसर्च में कौन सा इंस्टीट्यूट आगे है, तो वो दिया हुआ है एक, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, बेंगलुरु में है। उसके बाद है IIT मद्रास, उसके बाद है IIT दिल्ली। तो हम लोग के समय एक कॉलेज बहुत फेमस हुआ करता था, अभी भी फेमस है, BIT। नाम सुने हैं? जो इंजीनियरिंग कॉलेज, BIT का नाम सुने होंगे। अच्छा, नवाचार के क्षेत्र में IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT में, तो ये IIT भरा पड़ा है।
तो ये विभिन्न कैटेगरी है, कितना कैटेगरी है, 16 कैटेगरी। तो टॉप 4 याद कर लीजिए, इंजीनियरिंग याद कर लीजिए, मेडिकल याद कर लीजिए, फार्मेसी याद कर लीजिए, ओवरऑल याद कर लीजिए। हाँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी। अच्छा, इस बार देखिए ना, स्किल यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया है, मुक्त यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसको भी शामिल किया गया है। तो इस बार 3 नए कैटेगरी को जोड़ा गया है। अब आते हैं, झारखंड में भी इलेक्शन होने वाला है, तो वहां एक योजना शुरू किया गया है। इस योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मैया किसको बोलते हैं, माता जी को, यानी महिला। तो महिलाओं को जो बेरोजगार हैं, जिनके घर का आय ज्यादा नहीं है, उनको सरकार पैसा देगी, मुआवजा देगी हर महीने। तो यही है मैया योजना। 21 से 50 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। शर्त इतना ही है कि आपके यहाँ कोई जॉब वाला नहीं हो, आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो और कोई बड़ा व्यवसाय नहीं करते। अब आप यहाँ BMW से आया, कहेंगे 1000 रुपया दीजिए, तो चलेगा नहीं ना। और आपको याद करवा दूं, जितना भी ऑडी गाड़ी पटना में देखते हैं और BMW सब देखते हैं, वो सब झारखंड का नंबर रहता है। सबसे ज्यादा इलीगल पैसा झारखंड में ही है और गरीबी भी झारखंड में है। कहेंगे ऐसा का है, तो वहां संसाधनों पर कुछ वर्ग विशेष का प्रभुत्व है। जो जितना कोयला बेच दिया उतना ज्यादा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वहां ज्यादा है। चलिए आते हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आजकल तो लास्ट डेट था 5 तारीख को चुनाव है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होना, आपको बताए थे, याद हो गया कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आपको इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवा लेना। क्या हुआ, ठंडा लग रहा है, बुखार है, फीवर है विवेक? तो आराम कर लीजिए, क्यों आ गए फिर? इन लोग को सर्दी जुकाम भी होता तो छुट्टी कर लेती, आप भी छुट्टी कर लीजिए। करती हो ना, देख रही हो उसको कि हाँ बहन किए थे। चलिए यहाँ आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा, अभी कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं। रिजल्ट के आने के बाद आ जाएगा, तो आएगा देखें। अच्छा, हरियाणा में तो चुनाव कल है ना, 5 तारीख को, 5 तारीख को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, यहाँ देख लीजिए, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। कहते हैं कि हमने एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित किया है। ये है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। क्या है ना कि हमारे पास GSL भी था, PSL भी था, लेकिन ये क्या था, बारहेड, जो बड़ा बड़ा बारहेड है उसको ले जाने के लिए था। लेकिन छोटा छोटा उपग्रह भी तो भेजते हैं, कहाँ, लियो अर्थ ऑर्बिट में। आपको बताए थे 3 तरह का अर्थ ऑर्बिट होता है, याद है? बताए थे लियो होता है, बताए थे मियो होता है, और बताए थे जियो सिंक्रोनस होता है, जियो होता है। तो जियो को तो नहीं, लेकिन लियो में भेजने के लिए छोटा छोटा हमको लॉन्च व्हीकल चाहिए, और भारत ने यह लॉन्च व्हीकल विकसित कर लिया है। उसको बनाने में 300 करोड़ लगता है, तो ये भैया 10-15 करोड़ में तैयार हो जाता है, 10-15, और इससे कोई घाटा भी नहीं है। तो ये इसरो द्वारा एक बहुत अच्छा विकास किया गया है ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है यह, मतलब वहां जाके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करता है, किसके द्वारा, तो SSLV-D3 के द्वारा। लॉन्च व्हीकल समझते हैं ना, जो भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आते हैं आगे, ठीक है। दिव्यांगजनों की सहायता 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में। इसका छत्तीसगढ़ कहाँ, रायपुर में। ये दिव्यांगजनों के लिए, देखिए दिव्यांगजन कुछ अपने स्तर पर बनाते भी हैं, कुछ बेचते भी हैं, एम्प्लॉयमेंट भी उनको चाहिए, तो उसी को लेकर पूरे भारत के स्तर पर यह दिव्यांग मेला का आयोजन भारत सरकार करवाती है। और उसी में से 17वां दिव्यांग मेला कहाँ आयोजित किया गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो ये बोला जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं, उन्हीं में से एक है दिव्य कला मेला का आयोजन। जैसे आप देखे होंगे, हाट लगता है, हुनर हाट, अल्पसंख्यकों के लिए हुनर हाट का आयोजन किया जाता है, दिल्ली में लगता है, उसी तरह से बिहार में भी शुरू किया गया है। अच्छा, नहीं जानते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। तो कहता है 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ गया, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया, ठीक है भाई। कहाँ गया उससे मतलब नहीं। ये पढ़ा चुके कि लद्दाख में 5 और जिला बन गया, 2 पहले से था, पढ़ा चुके थे ना, याद है कि नहीं याद है?
नहीं भूल, कोई बात नहीं, भूलना तो आपका बीमारी है। जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है। ये 5 जिले हैं जो नए बनाए गए हैं। 2 पहले से था, लेह और कारगिल। तो पूरा मिलाकर लद्दाख में कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। तो ये एक अच्छा बात है। क्यों किया गया? देखिए, लद्दाख में तो जनसंख्या है नहीं, लेकिन रीजनल डेवलपमेंट तो जरूरी है ना। अगर जिला ज्यादा होगा तो रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्षेत्रीय विकास हम लोग कर पाए। ठीक है, तो ये है द्रास, साम, नुब्रा, चांग और जास्कर। ठीक है, यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। ओह, क्या देखिए, आजकल देख रहे हैं क्या हुआ, कुछ हो रहा है क्या आप लोग के बीच? इतना हंसी क्यों आ रहा है सचिन को? कुछ हुआ है? हमको भी शामिल कीजिए वार्तालाप में। एक तो पीछे वो पढ़ते नहीं है, अभी अभी शिकायत करते हैं। पेरेंट्स ग्रुप में आपका नंबर जुड़ा हुआ है? दिन भर क्या, इधर जा पीछे। सविता, कल कितना नंबर आया था? यही हालत में नंबर कम आ रहा है आपका। चलिए, और इन लोग भी इसी में संलिप्त हो रहे हैं सब। हंसी क्या क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है। कोई अगर फ्रूटफुल हंसी है तो बताइए हम लोग को भी। अच्छा, उनके कारण आप हंस रहे हैं। क्लास में अगर कोई पागल हो जाता है आप भी पागल बन जाइएगा। ये अच्छा बात। देखिए, अच्छाई में आपको ना कोई को बोलिएगा आप कि हमरा खाना खिला दो भैया, रोड पर बोलिए तो कोई खाना नहीं खिलाएगा। लेकिन बोलेगा दारू पिलाओगे, खैनी खिलाओगे, तो तुरंत हाथ में दे देगा खैनी। नकारात्मक अभिव्यक्ति को हम तुरंत स्वीकार करते हैं और वहीं सकारात्मक चीजों को हम लोग नहीं स्वीकार करते। हमको लगता है कि हम बिगड़ ही रहे हैं तो तू कहीं नहीं बिगड़ेगा, तुम भी बिगड़ जाओ। ये हमारे देश में है। ठीक, फिर आते हैं आगे। कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी ना, भविष्य में अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है या कोई भी क्रियाकलाप को आगे करना है या कोई जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आप बीपीएससी मेंस में साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। जितना भी मॉडिफिकेशन है आप बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने देश में कोई भी नया इनोवेटिव वर्क करना है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी का अपना योगदान है। चाहे वो आप में ही विकास क्यों ना करना पड़े, आपका ही क्लोनिंग क्यों ना तैयार करना पड़े, आपको ही हाइब्रिड बीज क्यों ना तैयार करना पड़े। तो बायोटेक्नोलॉजी का जितना अच्छा प्रयोग करिएगा वो आपके लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। तो यही बोला जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आई है बायो ई3 नीति। बायो ई3 नीति क्या है तो सुन लीजिए, बड़ा आसान है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। यानी यह पर्यावरण से भी जुड़ रहा है, यह आपके अर्थव्यवस्था से भी जुड़ रहा है और आपके रोजगार से भी जुड़ रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के एरिया को क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि इसका प्रयोग हमारे जीवन में काफी ज्यादा है। तो ये पूछा जा सकता है बी3 नीति क्या है? तो बी3 नीति का संबंध अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार से। ये भी तो हो सकता है ना। नहीं तो आप लिख सकते हो कि नहीं भाई रोबोटिक साइंस में विकास से है, जेनेटिक मॉडिफाई कर। देखिए, नहीं पता होने पर कई सारी ये आंसर आपको लगता है कि भैया यही लग रहा है कि एकदम नक्शा सही है, यही होगा आंसर, क्योंकि हमको पता नहीं। ठीक, तो कह रहे हैं कि यह भारत के चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को जन्म देगा। ये चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था कैसे? बी3 पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, तो ये बात बोला जा रहा है कि इससे हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ को हम लोग जन्म देंगे। अभी विकास का जब बात करते हैं तो ग्रीन इकोनॉमी का बात करते हैं। क्यों ग्रीन इकोनॉमी का बात करते हैं? वो इसलिए बात करते हैं, विवेक ज्यादा तो चले जाइए, बहुत ज्यादा हो रहा है आपको, रेस्ट कर लीजिए घर पर जाके, रूम पे जाके। पढ़ाई नहीं होगा ऐसे में, जबरदस्ती मत पढ़िए। ठीक है, तो बी3 पॉलिसी को हम लोग समझ गए। आते हैं अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पे।
देखिए मेरा मजबूरी है पढ़ाना, हम नहीं पढ़ाएंगे, नहीं सिलेबस कंप्लीट होगा, आप फंसे रह जाएंगे बीच बीच में। जो नहीं आ रहे हैं मान लीजिए उनको पढ़ा हुआ है, लेकिन जो आ रहे हैं उनका नहीं पढ़ा हुआ है। आप अगर यही बातें रिवाइज जाके करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप यही प्रतियोगिता दर्पण आप लेके बैठ जाइएगा तो आपको 1 महीना पूरा लगेगा खत्म करने में, क्योंकि समझ में भी नहीं आता और मेन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करने में दिक्कत। तो हम वो करके आपको दे रहे हैं। 1 दिन या 2 दिन में अगर प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि महीना तो बीत गया होगा, पीडी पड़ा होगा या खरीदे नहीं होंगे, क्योंकि नया लोड हम लेंगे नहीं, पुराना वाला तो बचा हुआ है। चलिए, तो ये वाला न्यूज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री हमारे पोलैंड गए, पोलैंड से एयर 1 के माध्यम से कहाँ गए, यूक्रेन गए। अब कहेगा भैया ट्रेन से कहाँ गए, तो वहां वायुयान का रोक लगा हुआ है, क्योंकि लगातार वहां रसिया है जो बम्बार्डिंग कर रहा है। अब किनका यान है या नहीं है हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो हमने उस एरिया को प्रोहिबिटेड जोन, मतलब निषेध क्षेत्र घोषित कर रखा है, वायुयान निषेध क्षेत्र। तो ये गए उसी ट्रेन से जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति गए थे, यूके के राष्ट्रपति गए थे, जर्मनी के चांसलर गए थे, उसी ट्रेन से प्रधानमंत्री मोदी भी गए। भैया बताइए गए कितना देर के लिए, 7 घंटा के लिए। हालांकि यूक्रेन ज्यादा देर रुकने का कोई रिस्क नहीं लेते हैं भैया, क्या हो जाए नहीं हो जाए कौन पता है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा रही, और पूरे पोलैंड और यूक्रेन यात्रा में क्या क्या एमओयू पर हम लोग साइन किए, क्या क्या वार्ता चला, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के पेपर में आप एमओयू पर देख चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है। तो यही बात कहा जा रहा है कि अगस्त महीने में प्रधानमंत्री, देखिए मोदी जी का वास्को डी गामा नाम दिया गया है, क्यों, फिर रिसर्च कर रहे हैं आमिर बल, बिल्कुल पता है आपसे, कुछ होगा नहीं, लेकिन इधर देखने में क्या जा रहा है, नाखून नहीं, नाखून देखिए क्या जहां आप देखिएगा, नहीं सुन ही रहे, देख नहीं रहे हैं आप। रसिया और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी, रसिया की यात्रा पर गए तो पुतिन जी से वार्तालाप हुआ। पुतिन जी बोले कि अब ये देखिए, हर कोई के राष्ट्राध्यक्ष चाहता है कि युद्ध ना, पुतिन भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा लंबा युद्ध खींच गया, और युद्ध होने का मतलब समझते हैं, संसाधनों की बर्बादी। और अब ये पासा पलटते चला जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी जगत है जो यूक्रेन के द्वारा रसिया को साधने में लगा हुआ है, रसिया को कमजोर करने में लगा हुआ है, लेकिन पुतिन है जो उनका देश उनको जानता है गब्बर सिंह के नाम से, भैया ये झुकता नहीं है, ये पुष्पा है एकदम पूरा। तो अब है पुतिन झुकना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये युद्ध को बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। तो मोदी जी से क्या वार्ता हुआ, तो मोदी जी यूक्रेन यात्रा पर पहुंच गए और जेलेंस्की से बात किए कि भाई युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। जेलेंस्की बोले हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि इतना कस के गला लगाया जेलेंस्की को कि बेचारा दम निकल गया उनका, तो बोले ठीक है आपकी बात मान लेंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां से प्रधानमंत्री आए, जेलेंस्की का सुर बदल गया, क्योंकि अब ये जेलेंस्की के लिए भी जीने और मरने का सवाल है, पुतिन के लिए भी, तो मैटर जाके फंस गया। वेस्टर्न कंट्री चाहता नहीं है कि युद्ध रुके, सिंपल बात। ये अमेरिका ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है जो उसके चक्कर में पड़ता है उसी को बर्बाद कर देता है। इजराइल तो बर्बाद करने वाला एलिमेंट है, वो अमेरिका को भी बर्बाद कर सकता है, उसको अमेरिका बर्बाद नहीं करेगा। इजराइल भाई, इजराइल ने वो कर दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकता है, और वो है पेजर और वॉकी टॉकी अटैक, और बोला कि अगला बार उड़ेगा तो फ्रिजे उड़ा देंगे और फिर ऐसे उड़ा देंगे। टेक्नोलॉजी कितना खतरनाक है ये समझिए आप। यानी भारत में भी जब चाहे इजराइल अटैक कर सकता है, अमेरिका अटैक कर सकता है, और यहाँ तो लोग प्राइवेसी के नाम पर जीरो प्राइवेसी है, जीरो प्राइवेसी। हमारे मोबाइल नंबर को तोड़ना तो और पासवर्ड को तोड़ना तो बहुत आसान है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की घटना अगर होगा तो भी कोहराम मच जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इजराइल ने युद्ध नहीं छेड़ा है, उसने उन्हीं लोगों का वॉकी टॉकी पेजर अटैक किया है जो उससे समृद्ध थे, हिजबुल्लाह से, सबके साथ नहीं। लेबनान सरकार को अभी तक टच नहीं कर रही है, लेबनान सरकार खुद ही लगता है चाह रही है कि हिजबुल्लाह का नाश हो, तभी तो लेबनान सरकार भी साइलेंट है, देख रहे हैं, क्योंकि उसको ही पता है कि अगर ज्यादा बोले तो हमरे पर बम फेंक देगा, तो इससे अच्छा है कि हमारा मुख्यालय सुरक्षित रहे। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो अभी हम अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री। तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन के किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, क्योंकि इसका निर्माण 1979 के में गए थे मोरारजी देसाई, फिर यूएसएसआर का विखंडन हुआ और यूएसएसआर के विखंडन से यूक्रेन का निर्माण हुआ।
उसके बाद कोई प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। ठीक है, तो कहते हैं पहली यात्रा है। कहते हैं 2 देशों की इस यात्रा के पहले चरण में 21 अगस्त को श्री मोदी वारसा गए। अब ये वारसा क्या है, तो पोलैंड की राजधानी है, इंपॉर्टेंट है, राजधानी से क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में, तो वारसा राजधानी। आज कुछ राजधानी ऐसा पढ़ेंगे जो दिल्ली भी राजधानी, दिल्ली नहीं, दिल्ली राजधानी, हमारा दिल्ली है और उनका दिल्ली है। ठीक है, खैर वो भी हो जाएंगे। जहां सेना हवाई अड्डे पर बार्तोवेस्की ने उनका स्वागत किया। और एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये ऐसे, मोदी जी पोलैंड में एक जगह पर गए, वो पोलैंड का जगह भारतीय महाराजा से जुड़ा हुआ है। कहता है कि वो गुजरात के नावानगर, जो अब जामनगर के नाम से जाना जाता है, इसी राजा के नाम पर जामनगर नाम पड़ा है, कि महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा की स्मृति पर गए। क्वेश्चन बन सकता है पीटी में। आज देखिए ना, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड में किनकी समाधि पर गए थे, तो ये जामनगर जो नाम पड़ा हुआ है वही जाम राजा की समाधि पर गए। और नाम कितना बड़ा है, ये साउथ की तरह रख लिए हैं, पिताजी से लेकर अब बेटी तक का नाम जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा सुने हैं ना। वैसा ही कुछ, वो चेन्नई एक्सप्रेस देख रहे थे तो दीपिका पादुकोण अपना नाम बताने लगती है, वैसा ही एक साउथ का और मूवी देख रहे थे, साउथ का एक व्यक्ति से नाम पूछ लेता है तो बेचारा 1 मिनट तक नाम बता रहा है, बड़ा रुक जाओ, ठीक है तुम्हारा शॉर्ट नाम क्या है बता दो। तब ऐसे ही इनका नाम है, महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा। ठीक है, देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम देकर आइएगा ना घर पे, और जब आप पीटी को उठा कर देखिएगा तो आपको लगेगा भैया ये तो यहाँ पर दिया हुआ था, मिस कर गए, तो आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पोलैंड में वारसा में चांसलर, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है वहाँ चांसलर होता है, इसी तरह जर्मनी में भी चांसलर होता है। ठीक है, श्री मोदी गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गॉर्ड ऑफ ऑनर कुछ नहीं है, वो घोड़ा पर ऐसे करके देखते हैं दिया जाता है। आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तब घोड़ा का आएगा पूरा एकदम सेज, और उसी के बीच से आप गुजरिएगा, तो ये इश्यू कहते हैं गॉर्ड ऑफ ऑनर। ठीक है, तो कहता है प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, डोनाल्ड टस्क है, लेकिन वहां राष्ट्रपति नहीं है, वहां चांसलर। ठीक, ये हो गया। कहते हैं क्या क्या बात हुआ, अच्छा यहाँ आ जाइए। मोदी जी एक जगह और गए, जैसे वार मेमोरियल देखे हैं दिल्ली में, जब इंडिया गेट जाइएगा तो उसी के सामने वार मेमोरियल खोला गया, नहीं देखे हैं? देखें, अब जो वो जो आग है जो पहले वो इंडिया गेट पर जलता रहता तो उसी को वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक, अब दिल्ली जाइएगा आपको ये दिख जाएगा। हाँ, है, तो कहते हैं उसी तरह पोलिश सैनिकों का स्मृति भी है। उस स्मृति का नाम क्या है, तो इस स्मृति का नाम है पित्सुदेशवी स्क्वायर। यहीं पर प्रधानमंत्री ने वहां के सैनिकों को जाके पुष्पांजलि दिया। हमारे यहाँ भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो हमारे यहाँ 2 जगह जरूर जाएंगे, एक जगह तो जरूर जाते हैं, और वो कौन सा जगह है, गांधी जी का, उसका नाम क्या है, राजघाट, वहीं जाते हैं। तो कहते हैं क्या क्या बात हुआ, क्या क्या एमओयू पर साइन हुआ पोलैंड से, तो व्यापार और निवेश पर, प्रौद्योगिकी और शहरीकरण ढांचा क्षेत्र पर, को मजबूत के पोलैंड से हम ज्यादा क्या ले सकते हैं, टेक्निकल इंप्रूवमेंट ले सकते हैं, और कुछ तो ले सकते नहीं है। पोलैंड एक विकसित राष्ट्र है, लेकिन उसके पास संसाधन के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ऐसे भी यूरोप का राष्ट्र एकदम ऐसे ऐसे छोटा छोटा एकदम बटा हुआ है। आप जब यूरोप मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप देखिएगा, यूरोप का क्षेत्र दिखाएगा तो वहां से ऐसे घेरेगा और नीचे आके सारा देश को दिखाएगा, क्योंकि बहुत छोटा छोटा देश। चलिए, तो पोलैंड का एक जो देखिए, पोलैंड हो गया, इजराइल हो गया, यूके हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन, यहाँ ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यूरोप में बहुत हाई लेवल पर है। क्यों? क्योंकि एक तो बता देते ठंडा प्रदेश है, दूसरा वहां आबादी कम है, उत्पादन ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे ताकि उसका जीवन आयु बढ़ जाए, तो उसका निर्यात काफी होता है। इसलिए हम लोग हाइपोनिक जो पानी में जो फसल उपजाया जाता है वो इजराइल से हम लोग सीखे हैं अभी। तो इजराइल भी काफी आगे है उत्पादन के स्तर पर। हमारे यहाँ भूमि है, वहां तो भूमि नहीं है, वहां क्या है, रेगिस्तान है। तो उस तरह का जो टेक्नोलॉजी है इन देशों के पास है वो हम सीख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है।
आगे आते हैं, कहता है कि जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रतिवर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत भी आमंत्रित करता है कि भैया आइए हमारे यहाँ कुछ सीखिए। तो ये भी पोलैंड भारत के रिश्ते, हम होता है ना कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर या विभिन्न लेवल पर हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। हमारे कुछ छात्र वहाँ जाते हैं, वहाँ के कुछ छात्र यहाँ आते हैं। इसी तरह स्टडी लीव पर आप जाते हैं तो स्टडी लीव पर भी आपको सरकार मौका देती है, आप कहीं जाकर पढ़ें, सुविधा सरकार देती है आपको। अब आते हैं प्रधानमंत्री फिर रेल से चढ़े और पहुंच गए कीव। कीव में रेल फोर्स 1 के द्वारा पहुंचे। बाकी कीव को लेकर क्या बात हुआ नहीं बात हुआ सबको पता है, बहुत ज्यादा जानकारी देने लायक बात नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वहां रेल फोर्स 1 से गए, ठीक है, लौटे कैसे? स्कूटी से? उसी हाँ उसी ट्रेन से वापस लौट। ये देखिए ये भी दिमाग को घुमा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी रेल फोर्स 1 से यूक्रेन कीव पहुंचे और फिर वहां से प्लेन के द्वारा वापस लौटे, ये भी हो सकता है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है। तो रेल फोर्स 1 से ही वापस लौटे, ठीक है। अब आते हैं फिजी के यात्रा पर, 3 देशों की यात्रा पर हमारे राष्ट्रपति गए कि मोदी जी बोले भैया हम भी जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति बोले भैया आप ही घूमते रहिएगा, हमरा नहीं दीजिएगा चांस? तो बोले जाइए, तो बोले जाइए आपको 3 देश देते हैं, हम 4 देश घुमाएं, आप 3 देश में जाइए। कहाँ कहाँ जाइए? फिजी जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, तिमोर लिस्ते जाइए। तिमोर लिस्ते क्यों चर्चा किए थे परसों? तिमोर लिस्ते का क्यों चर्चा किए थे? तिमोर लिस्ते का चर्चा कौन बताएंगे? हाँ 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 याद आ रहा है, याद आ रहा है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ा रहे थे तिमोर लिस्ते का नाम लिए थे? असम, बिल्कुल करेक्ट। आसियान का 11वां मेंबर बना तिमोर लिस्ते, बात किए थे याद है? अब माथा पकड़ रही है। जब आप एक बार करंट से 2-4 हो जाइएगा ना तो आपको पढ़ने में ना ज्योग्राफी आनंद आएगा, इकोनॉमी आनंद आएगा, हिस्ट्री आनंद आएगा, पॉलिटी आनंद आएगा। क्या हो रहा है? आप दोनों कल से मेरे क्लास में आगे पीछे बैठेंगे, साथ नहीं बैठेंगे, क्लास में पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते 1991 में जब से अलग हुआ है यूएसएसआर से यूक्रेन, तब से कोई प्रधानमंत्री यात्रा पर नहीं गए थे। तो ये बता चुके आपको ऑलरेडी, यहाँ पर आते हैं। हाँ कहते हैं 3 देशों की यात्रा पर गए। देखिए क्रम भी पूछता है, एक एग्जाम में क्रम भी पूछ दिया गया कि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ गए या राष्ट्रपति कहाँ कहाँ गए। तो पहले फिजी गए, फिर न्यूजीलैंड गए, फिर तिमोर लिस्ते गए। तो ये क्रम है। उसी तरह ऊपर देखे ऑस्ट्रिया गए, रसिया गए, फिर पोलैंड गए, फिर यूक्रेन आए, ठीक है, ये सीक्वेंस। चलिए तो कहते हैं पहले चरण में 5 अगस्त को फिजी के प्रमुख शहर नाडी पहुंचे। हाँ चलिए तो कहते हैं नाडी पहुंचे और किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिजी की यह पहली यात्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कोई पहली राष्ट्रपति है जो फिजी की यात्रा पर गई। कहते 6 अगस्त को प्रातः राजधानी सुबा में मेजबान राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली काटो निवेरे ने स्टेट हाउस में गर्मजोशी के साथ भारतीय राष्ट्रपति का स्वागत किया। तो 2 बात, भारतीय राष्ट्रपति कहाँ उतरी? नाडी में। राजधानी में उतरी? नहीं उतरी। दूसरा फिर कहाँ गई? तो वहां की राजधानी कहाँ है? सुबा है, सुबा, ठीक है, 2 फैक्ट हो गया। तीसरा पहली राष्ट्रपति जो फिजी की यात्रा पर गई, ठीक है। कहते वहां उनको एक सर्वोच्च सम्मान भी मिला, पढ़ा चुके हैं आपको, याद है? पूरा एक बार पढ़ाए थे सर्वोच्च सम्मान। तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अच्छा टेस्ट में भी आ चुका है, टेस्ट में भी आ चुका है। तो ये सम्मान, सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति को दिया गया। कहते हैं स्टेट हाउस में राष्ट्रपति काटो निवेरे व प्रधानमंत्री, तो इसका राजधानी कहाँ हो गया? सुबा हो गया, ठीक है। और इसके पहले कहाँ पढ़े थे? कौन से देश में गए थे? कीव, ठीक है, यूक्रेन, ठीक है।
प्रधानमंत्री हैं सितिवेनी राबुका के साथ बर्ताव हुआ और कहा जा रहा है कि इसमें इन्होंने एक बात कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हिस्ट्री, आजकल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारा जरा सारा तथ्य। गिरमिटिया मजदूर क्वेश्चन आया हुआ है, गिरमिटिया मजदूर को लेकर आया हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये श्रमिक है जिनको वहां पर ले जाया गया था काम करवाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गिरमिटिया श्रमिक पहली बार भारत से फिजी द्वीप के तट पर पहुंचे थे और उनका आरंभिक जीवन यहाँ खतरों और कठिनाइयों से गुजरा, फिर फिजी के पुनर्निर्माण में इनकी भूमिका रही। तो इन्होंने गिरमिटिया मजदूर को याद किया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजी में आराम किए, एकदम खाना पीना खा। आप देखिएगा अतिथि जब बन के जाइएगा ना किसी देश में, तो अपने साथ अपन बाल बच्चा को भी ले चलो घूमे, तुम भी लोग, राजकीय यात्रा है, खूब मजा मिलेगा। तो आपको पूरा सुख सुविधा मिलता है। राजदूत लोग का जीवन, पावर नहीं है राजदूत को, लेकिन सुविधा सबसे ज्यादा है। अगर आप एम्बेसडर बनते हैं तो सुविधाएं बहुत, देश के अंदर नहीं बाहर। इसी तरह भारत में विदेश मंत्री कोई नहीं बनना चाहता है। कहीं नहीं बनना चाहता भाई, क्योंकि भारत के अंदर उसको कोई महत्व नहीं, विदेश में फॉरेन मिनिस्टर का। लेकिन भारत के बाहर हमेशा, अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको अगर मंत्री बनने का मौका दिया जाए तो आप विदेश मंत्री बने, पूरा विश्व का भ्रमण करते हैं। क्योंकि सारा प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके पहले विदेश मंत्री जाएंगे, फिर वहां पूरा माहौल तैयार करेंगे, फिर आएंगे, फिर प्रधानमंत्री के साथ जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं दूसरे चरण में 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के में पहले ऑकलैंड पहुंची, वहां भी दूसरे शहर पहुंची थी, यहाँ भी दूसरे शहर पहुंची। ऑकलैंड पहुंची जहां हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी किया गया। कहते हैं ऑकलैंड क्यों फेमस है? तो ऑकलैंड में शीघ्र ही भारत का महा वाणिज्य दूतावास खुलने वाला है। तो वो उस एरिया में गई, वहां अपने स्थिति भारत को रिप्रेजेंट की। क्योंकि देखिए किसी क्षेत्र में हम अगर कदम रखने वाले हैं तो वहाँ अनुभूति होना चाहिए कि हाँ ये आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति ने वहां वाणिज्यिक दूतावास खुलने से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और लोगों को अवगत कराया कि भारत यहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। तो ये नाम है ऑकलैंड का, ठीक है। कहते हैं वो यहाँ पर कि उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 2.5 लाख। अच्छा, न्यूजीलैंड में लोग कहाँ, आपको भी तबीयत खराब है? आप दोनों ना दूर दूर होके सोइएगा, ठीक। एक रूम में रहने के बाद वायरल भी हो सकता है, ये दूर दूर ही सोते हैं, ठीक ठीक। नहीं, आजकल एक साथ रहने पर भी फीवर ट्रांसमिट होता है। चलिए, 2.5 लाख लोग इधर 2.5 लाख लोग प्रवासी न्यूजीलैंड में रहते हैं। न्यूजीलैंड आप जानते होंगे, अभी वहां की प्रधानमंत्री बहुत चर्चा में रही, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, या बोल कर कि हमारे फैन बंद करवा देते हैं, इन लोगों को गर्मी लगेगी। अच्छा, कर दीजिए फैन। चलिए, छोटा सा टाइम है, फिर खत्म हो जाएगा ये, अब बहुत कम समय है। और ऐसे ही मौसम बहुत आनंददायक है ना आमिर? इधर आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के गवर्नर, नाम है इनका डेम सिंडी किरो, इनके साथ इनका वार्ता चलता है। यहाँ पर आ जाइए। प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन, उनके साथ वार्ता होती है और कहते हैं भेंट की और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की बात कहें। देखिए, न्यूजीलैंड ना दूध उत्पादन के लिए काफी अच्छा जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लस प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत भी वहाँ काफी अच्छा है, ठीक। तो बोला जा रहा है कि वहीं पर उन्होंने वेलिंगटन रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी की प्रतिमा थी। वहां एक ऐसा व्यक्ति जो हर देश में मौजूद है, वह महात्मा गांधी। तो जहां भी जाइएगा तो महात्मा गांधी का प्रतिमा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूजीलैंड में कहां पर जाके माल्यार्पण किया राष्ट्रपति? वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। कहते हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने अर्पित किया तथा पुकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। तो जैसे प्रधानमंत्री गए थे पोलैंड के सैनिकों के संदर्भ में, वही वैसे ही न्यूजीलैंड के सैनिकों के संदर्भ में नाम है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वार मेमोरियल कहा जाता है इंग्लिश में। ये हो गया। अंतिम चरण में कहां पहुंचे वो? तिमोर लिस्ते पहुंचे।
कहते हैं तिमोर लिस्ते का राजधानी कहाँ है? ये हो गया। हाँ, कहते उसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली है, वहां पहुंची और किसी भारतीय राष्ट्रपति का तिमोर लिस्ते यात्रा पहला यात्रा है। तो दो देशों में पहली बार राष्ट्रपति गई, पहला फिजी और दूसरा तिमोर लिस्ते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वहां तिमोर लिस्ते में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये बोला जा रहा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। तो ये तो पता होना चाहिए, ये सर्वोच्च सम्मान है, कहाँ कहाँ वो पता चल जाएगा, लेकिन किसको मिला है ये पता नहीं चलेगा। तो मिला हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। थाईलैंड में एक बड़ा कांड हो गया। आप भारत में इस तरह का उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ तो जानों से मार दीजिएगा तो आपको एमएलए या एमपी से भी नहीं हटा सकते, मुखिया से भी नहीं, लेकिन वहां तो प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। कहते हैं श्रेथा थाविसिन को पदच्युत करके पेटागटान सिनवात्रा को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों इनको पदच्युत किया गया, मतलब कोर्ट द्वारा क्यों हटाया गया? तो एक छोटा सा रीजन, एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जिन पर युद्ध अपराध अपराध की मतलब केस दर्ज था, इसके कारण प्रधानमंत्री को हटा दिया गया। अब हमारे यहाँ 5 अपराध करके एमपी बन जाइएगा आप, तो लद्दाख करते हैं, कम से कम 20-30 केस होना चाहिए तब एमपी बन सकते हैं, तभी तो नाम जानेगा एरिया में। अनंत सिंह पर कितना केस दर्ज है? चलिए आते हैं दूसरा। तो ये नाम बस याद रखना है कि कौन वहां की प्रधानमंत्री बनाई गई। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा देश जहां के प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अनैतिक तरीके से किसी व्यक्ति को शामिल किया गया था, कौन सा देश है? क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा आता है, तो वो है थाईलैंड। ठीक है, अगला है वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की यात्रा पर है। अब ये वियतनाम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को अगर रोकना है तो वियतनाम, ताइवान, इन सारे देशों के साथ हमारे संबंध, फिलीपींस, इन सब देशों के साथ, जापान के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भारत इस एरिया में ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है, अपना युद्ध पोत भेजता, अभी पढ़े थे हम लोग भी। ठीक है, तो वहां के प्रधानमंत्री का नाम है फाम मी चिन। तो ये बोला जा रहा है आपसी व्यापार क्षमता को बढ़ाने की बात क्या है, चूंकि ये आसियान का मेंबर है तो हम दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या बताए थे कि हम दोनों एक दूसरे के यहाँ सामान ले जा सकते हैं, कोई टैक्स बीच में नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड मतलब मुक्त आवागमन। ठीक है, तो ये बोला गया कि भैया आपका, प्रधानमंत्री से बोले कि आपका विजन 2047 है, हमारा भी विजन 2045 है, चलिए मिल के काम करते हैं। तो यही बात यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वियतनाम 2047 और 2045। तो ये भी मिल गया, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है। देखिए बोलने का कुछ भी पूछा जा सकता है, और अगर ज्यादा ही मल्टीपल चॉइस मतलब पूछ दिया गया तो आपके दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप इतना गहराई से पढ़ेंगे। तो गहराई नहीं है ये, कहीं थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ रहे। ठीक, चलिए अब आते हैं, ये छोटा सा न्यूज है, बस बताते हैं। आपको याद होगा 2020, याद है जब गलवान घाटी में भारत के सैनिक और चाइना के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तब हम दोनों के बीच मेमोरेंडम बना, यानी समझौता हुआ कि भैया हम लोग 2 स्तरों पर इस तरह के मैटर होने से रोकेंगे। एक तो सैन्य स्तर पर होगा और दूसरा राजनीतिक स्तर पर होगा। तो इसी को लेकर यह न्यूज है कि भारत चीन सीमा मामलों में परामर्श और समन्वय तंत्र का 30वीं बैठक है जो नई दिल्ली में हुआ। क्यों? तो कहते हैं कि 2 तरह का वार्ता होता है, कमांडर स्तरीय वार्ता, एक डिप्लोमेटिक वार्ता, और यह डिप्लोमेटिक वार्ता का 30वां आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्यों किया गया? सीमा विवाद संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो याद कीजिए उस समय चीन के राष्ट्रपति भारत में पूरा अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे और वहां पूरा मैटर गरमाया हुआ था बॉर्डर पर, याद है? तो हम लोग दोनों पॉलिसी को अलग अलग करके देख रहे हैं। भारत सरकार ने क्या किया, वही मोबाइल पर बैन लगा दिया, टिकटॉक पर बैन लगा दिया, तो क्या हमारा आयात निर्यात खत्म हो गया? तो अभी भी सबसे बड़ा पार्टनर हमारा चाइना ही है। तो ये सारी बातें जो है आप और हमको धोखा देने के लिए,
ठीक है। कहते दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हाल ही में बैठक जुलाई 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में वियंतियाने वियतनाम में हुआ था और दोनों मुलाकातों के बाद इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने और जो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए इस तरह की वार्ता की जा रही। तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन है तो बता दिए। अब देखिए, और सॉरी, मलेशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ये तो पता ही आपको। अच्छा, एक बड़ा अच्छा चीज है, ये छोड़ दिए हम शायद, INS कृपान हम लोग वियतनाम को दिए उपहार के रूप में। कब? जुलाई 2023 में। क्या है? यह युद्धपोत है। क्या आपको भी चाइना से डर लगता है? लड़ाई उड़ाई करना हो तो एक हम दे रहे हैं युद्धपोत, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम है INS कृपान, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, ज्यादा समय हो गया क्या? अच्छा, अच्छा देखिए, इसमें मेरा क्या गलती है, हमको थोड़ा सा टिक्का, अभी तो हमारा एक घंटा 15 मिनट ही हुआ लगता है, नहीं ज्यादा हो गया है। देखिए, पढ़ाकू स्टूडेंट लोग को कितना फिक्र है, आप लोग को भी रहना चाहिए। सब टॉपर लोग हैं, भविष्य का सारा ATM यहीं पर बैठा हुआ है। पहले पढ़ इसको खत्म कर देते, फिर आज टेस्ट लेंगे ना, मिलाएंगे ना, आप उसको बना के घर पे रखिएगा और फोटो खींच के अभी ग्रुप में भेजिएगा, फिर मिलवाएंगे सामने, क्योंकि टाइम आज बचेगा नहीं। ठीक, या तो आप टेस्ट घर में बना लीजिएगा, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी तो आपका बेइज्जती होता है, कम नंबर आता है तो होता है ना। टेस्ट बना हुआ है, टेस्ट दे देंगे, टेस्ट में कोई दिक्कत। चले आते हैं यहाँ पर। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत की यात्रा पर आए। भारत के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है 2018 के पश्चात किसी मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत की पहली यात्रा है और द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर करने के लिए भारत और मलेशिया एक दूसरे के आमने सामने आने की बात कर रहा है। ये जब आए तो कहते हैं कि भारत की प्रशंसा करते हैं कि आप कुछ काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कैसे? तो कहते हैं एक काम, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ये क्या है तो सुन लीजिए, इसको साउथ ग्लोबल के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ और नहीं है, विकासशील और अल्प विकसित देशों का समूह है और इसको भारत रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो समस्याएं हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ उसको सॉल्व करने का प्रयास करती है। भारत कहता है कि भैया आप चाइना से ऋण लेते हैं, चाइना से ऋण लेते हैं तो कितना आपको जलील करता है, हम आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जहां हम आपका मदद करेंगे और ज्यादा आप पर ऋण का बोझ भी नहीं डालेंगे। तो इसी प्लेटफॉर्म का नाम है, वो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, ये आगे पढ़ना भी आपको। इसके साथ सौर गठबंधन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसका भी इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम करें। इसके अलावा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन के लिए भी भारत सरकार की प्रशंसा की गई, क्योंकि भारत इन तीनों से जुड़ा हुआ है और तीनों को लीड करता है। बड़ी बात है, तीनों को लीड करता है। तो कहा गया, यही बात कहा गया कि स्थापना भारत की पहल पर की मेहमान प्रधानमंत्री ने सराहना किया। जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की गई। ठीक है, छह समझौते हुए मलेशिया के साथ। पहला रहा भारतीय श्रमिकों को लेकर, क्योंकि आपको पता है मलेशिया में तो हम श्रमिक ही भेजते थे शुरुआत में, और अभी भी श्रमिकों यानी वहाँ लेबर फोर्स हमारा जाता है, क्योंकि मलेशिया में भोजपुरी बोला जाता है कि नहीं? बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और युवाओं के क्षेत्र में, इन सब पर हमारा मलेशिया के साथ समझौता हुआ। ठीक है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इसको लेकर चर्चा नहीं करेंगे, बहुत कर चुके हैं। ठीक है, आते हैं आगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया है कि भारत 2+2 वार्ता किन किन देशों के साथ करता है। तो भारत अभी जापान के साथ 2+2 वार्ता किया है। क्या कि सिर्फ जापान के साथ करता है? तो नहीं, USA के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट देखा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ कर देखिए, हाँ, जापान के साथ, रशिया के साथ और यूके के साथ, इन सारे देशों के साथ 2+2 वार्ता है। फिर से लिख लीजिए, USA, जापान, यूके और रशिया, इन सब के साथ 2+2 वार्ता भारत करता है।
2+2 वार्ता क्या है, तो हम दोनों बैठ के किसी मुद्दे पर समाधान तक पहुंचेंगे। हाँ, ब्राजील से शुरुआत किए हैं, बिल्कुल सही बोले, ब्राजील से भी शुरुआत किए हैं। नया 2+2 वार्ता का वो भी भागीदार देश। ठीक है, तो ये है आपका करेंट अफेयर। और कुछ बचा? वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट के बारे में पहले से आपको बता दी। ठीक है, ठीक है, हो गया, खत्म। आपका टेस्ट जो चाहे यहां बैठ के भी बना सकते हैं, जो चाहे घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट होगा। या ये कहिए तो 4 बजे टेस्ट का क्वेश्चन आपके ग्रुप में जाएगा, 4 बजे ही टेस्ट दे दीजिएगा। ठीक, ये हो सकता है, लेकिन ईमानदारी आप पर रहेगा, हम पर नहीं, कि टेस्ट आप दें। तो क्या लेट हो गया बहुत ज्यादा? करेंट अफेयर का एमसीक्यू करवाने के लिए क्या बोल रहे हैं? पूरा करवाएंगे, एमसीक्यू का महामैराथन लेकर आएंगे करंट अफेयर का, लेकिन अभी नहीं, अभी डेट कंफर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद। 17 नहीं कंफर्म है, और आपको करवाएंगे जब करंट अफेयर पूरा समाप्त कर देंगे तो महामैराथन करवाएंगे, पूरा 200-300 क्वेश्चन जो है आपको दे भी देंगे आंसर के साथ, और करवा भी देंगे। ठीक है, पीडी मर्ज करके, पीडी तो ऐसे भी ग्रुप में जा रहा है, आप ग्रुप खोलिए ना, उसके नीचे सारा पीडी का पीडीएफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट बोले तो 4 बजे जाएगा, 4 बजे, क्योंकि लेट हो गया, भूखे होंगे आप लोग, सवेरे से आते हैं। बेटा, जो लोग कामचोर होते हैं ना, वो सबसे एक्टिव दिखाते हैं खुद को, नहीं जो लेट से आएंगे ना, वो खुद को बताएंगे देखिए सर हम सबसे पहले आवल है। आप लोग कितना बजे आए हैं? अच्छा, 7-10 में आ गए थे, हमको लगा अभी आप लोग आ रहे हैं, कॉपी किताब लेके अभी उतरे। अच्छा, देखिए हम अब ये बात छोड़ दिए कौन रह रहे हैं कौन भाग रहे हैं, बड़ा बात यह है कि हम पढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप लोग अपना काम करें, वो जरूरी। हम पढ़ा आते कि पास आप अपने लिए करिएगा, हमारे लिए करिएगा नहीं करिए। आपका जो इतना देर में पढ़ा दिए ना, आपको फिर से कहते हैं आप घर पे जाके पढ़ के दिखाइए एक दिन में, हमको संभव ही नहीं। आपको 1.5 घंटा में पढ़े बताए, 1.5 घंटा और चलेगा, हमारा पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, पीडी को भी आप अच्छा से पढ़िएगा, तभी करंट में आपको जो पकड़ है वो मजबूत होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, तो अभी हाथ नहीं है ना, अभी पूरा काम है क्या है? जो है नहीं